हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इस वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस पर एक नज़र दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण को क्या अक्षर भी कहते हैं, अक्षर का क्या अर्थ है, वर्णमाला क्या है और वर्णमाला के कितने प्रकार हैं। तो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में ही बतलाया है कि यह वर्ण विचार व्याकरण के एक भाग हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं, जिसमें पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के बारे में, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद, जैसे कि सार्थक निरर्थक, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद तत्सम तद्भव देशज विदेशज, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं रूढ़ यौगिक योग रूढ़, प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके साथ साथ हम लोग विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द हैं, इनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वाक्य के अंतर्गत हम लोग वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं अर्थ के आधार पर और बनावट के आधार पर, इसकी चर्चा करते हैं। तो आज अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्ण विचार पर, जिसमें हमें इतने सारे प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण जो है मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण जो है मूल ध्वनि है, जिसके खंड ना हो सके, यानी ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण किसे कहते हैं, जैसे कि अ, आ, क, ख, ग इत्यादि। ये क्या है, भाषा के अंतर्गत वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। तो वर्ण जो है, वर्ण का मौखिक रूप ही क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है, और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। इसे भी आप जान के रखिए कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है, और वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ऐसे मैंने वर्ण की आपको परिभाषा बतला दी है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब सवाल है कि वर्ण को क्या अक्षर कहते हैं, तो इसका उत्तर है हाँ, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और इस अक्षर का क्या अर्थ है, देखिए, अक्षर का अर्थ होता है जिसका विनाश ना हो, जिसका क्षर ना हो, यानी नाश ना हो, उसे ही अक्षर कहते हैं। क्योंकि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। अब सवाल है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम से समूह है, कोई आगे पीछे उल्टे पुल्टे तरीके से लिखने से वर्णमाला नहीं होगा, आपको क्रमबद्ध लिखना पड़ेगा, तभी वो वर्णमाला कहलाएगी। तो वर्णों के क्रम को सजाकर जब लिखते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। अब सवाल है कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जानिए कि हिंदी में जो वर्णमाला है उसके 2 प्रकार हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यह आप लोगों ने बहुत छोटे से उम्र में ही, आप लोग छोटे क्लास थे तभी आप लोगों ने इसे पढ़ा है। लेकिन होता क्या है, समय के साथ साथ बच्चे इस बात पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण ये सारी चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ भूल जाते हैं। तो आप अब से प्रश्नों के माध्यम से धीरे धीरे समझ कर पढ़े, देखिए आपको पूरा याद रहेगा। और ये जो पाठ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये आप लोगों को सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये जब आप बड़े हो जाएंगे, प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा देंगे, तो आप देखेंगे हिंदी व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं। और मैं उसी तरह से आप लोगों का अभ्यास करा रही हूँ, ताकि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। इसे हमेशा याद रखें, इसे याद रखेंगे, ये आपको ही लाभ देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए स्वर के अंतर्गत हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे? अब इसको कोई प्रश्न से सजा लें, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। स्वर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं? दूसरा, स्वर किनके उच्चारण में सहायक हैं? तीसरा, हिंदी में कितने मूल स्वर हैं? इसको लेकर के एक प्रश्न बना होता है, समस्या होती है बच्चों में। हिंदी में अयोगवाह कौन सी ध्वनि है? अयोगवाह किसे कहते हैं? और स्वर के कितने भेद हैं? तो देखिए हमारे पास 6 प्रश्न हैं, इससे भी ज़्यादा प्रश्न आप बना सकते हैं, लेकिन हमने 6 प्रश्न बनाया है और उसकी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संबंधी जो हमारे पास जानकारी है, उसे मैं आप लोगों को दे दूँ। देखिए, स्वर जो है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। यानी स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वर्ण के उच्चारण के अंतर्गत जब हम स्वर वर्ण की चर्चा करते हैं, तो स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 4 स्वर लिखी हूँ, अ, आ, इ, ई। और भी हैं जिसकी चर्चा आगे होगी। अब अगला प्रश्न था आपका कि स्वर किनके उच्चारण में सहायक होता है? तो इसका उत्तर क्या है? स्वर जो होते हैं व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक हैं। यानी व्यंजन वर्ण जब भी कहेंगे तो उसमें स्वर मिला होगा। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना असंभव है, नामुमकिन है। आप सोचेंगे कि व्यंजन का उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से कर लेते हैं, तो ये बात आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्वर के सहायता के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता ही नहीं है। इसे हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कितने स्वर हैं? तो देखिए हिंदी में कुल 11 मूल स्वर माने गए हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए, हिंदी में कुल 11 मूल स्वर माने गए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है, आपको कहीं कहीं आपको 13 स्वर बताए जाते हैं। तो 13 में 11 और 2 क्या है, उसकी भी चर्चा मैं आप लोगों के सामने अभी करूँगी। तो पहले 11 स्वर देख लें क्या क्या है। देखिए, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। उच्चारण पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसे जैसे बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। जो सुनाई देगा वही लिखेंगे, अपने मन से इसमें कुछ जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। तो उच्चारण को ध्यान दीजिए एक बार फिर से। आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। इसके उच्चारण को खूब ध्यान से सुनिए और अभ्यास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अयोगवाह कौन कौन सी ध्वनि है? देखिए, तो हिंदी में अंग और अह, देखिए हिंदी में अंग और अह ये दोनों अयोगवाह हैं। ठीक है, तो इसे अयोगवाह क्यों कहा गया है? इसे अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। इसे ना स्वर के अंतर्गत रख सकते हैं, ना व्यंजन के अंतर्गत रख सकते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है अयोगवाह, क्योंकि है कभी स्वर में लिखते हैं लेकिन व्यंजन के साथ जुड़कर उसके उच्चारण में सहायक हो जाता है। तो इसलिए यह ना स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। तो इसे कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको उच्चारण कैसे करते हैं? देखिए, करते हैं अनुस्वार। ये जो अंग का है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अह जो है इसका ये विसर्ग है, इसे कहते हैं विसर्ग। तो इसे याद रखिएगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं? तो जानिए, स्वर के 2 प्रकार हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो अब ह्रस्व किसे कहते हैं? देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। आपने मेरे उच्चारण को अगर ध्यान से सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि किन वर्णों के उच्चारण में, किन स्वर के उच्चारण में कम समय लगा था।
वे ही ह्रस्व कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, अ, इ, उ, री। दीर्घ, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो आपके 11 मूल स्वर में से 4 निकल गए क्या? ह्रस्व। तो बाकी क्या बचा देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनका उच्चारण जो है ह्रस्व से अधिक समय ले रहा है। जैसे आप बोलते हैं अ, किंतु जब आप बोलते हैं आ, तो अ है ह्रस्व, आ है दीर्घ। जैसे बोलते हैं ई, और दीर्घ में क्या बोलते हैं? ई। ह्रस्व में क्या बोलते हैं? उ। दीर्घ में बोलते हैं उ। तो इस तरह से उच्चारण कीजिए, आपको पूरा चीज जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्वर के अंतर्गत एक और हम लोग पढ़ते हैं, जैसे प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। यानी कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण हमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है और जिसके उच्चारण में उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि देखिए, ओम कहते हैं, ओम। तो इसमें ओम, ये क्या है? ये प्लुत स्वर है। इसका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक, तो आपको स्वर के बारे में जानकारी मिल गई। अब चलिए जरा व्यंजन को भी समझें। व्यंजन के अंतर्गत हमारे प्रश्न हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के कितने भेद हैं? तो देखिए, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के करना असंभव है, यानी स्वर की सहायता से ही व्यंजन वर्ण के उच्चारण होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब चलिए, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। तो देखिए, इसके परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या दंत या होठ यानी ओष्ठ को स्पर्श करते हैं, वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी इसके उच्चारण करते समय हमारे जो जीभ हैं मुख के अंदर कभी कंठ को स्पर्श करते हैं, कभी तालु को स्पर्श करते हैं, कभी मूर्धा को स्पर्श करते हैं, कभी दांत को स्पर्श करते हैं, कभी होठ को स्पर्श करते हैं। आप स्वयं उच्चारण करके देख सकते हैं। देखिएगा, आप जब त कहते हैं, त, थ, द, ध, दंतना, तो आपका जीभ जो है दांत को स्पर्श करता है। जब आप क, ख, ग, घ, अंग, तो आपका कंठ से आवाज़ निकलती है। जब आप बोलते हैं प, फ, ब, भ, म, तो आपके होंठ स्पर्श करते हैं। तो इसी आधार पे इन वर्णों का उच्चारण स्थान है, इन व्यंजन वर्णों का। तो इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। वर्गीय माने ग्रुप, एक ग्रुप है इसका। कैसे ग्रुप है? उच्चारण की एकता को लेकर। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये उच्चारण एक ही जगह से हो रहे हैं। च, छ, ज, झ, या, इसका उच्चारण एक ही जगह से हो रहा है। ट, ठ, ड, ढ, न, इसका उच्चारण एक जगह से। यानी प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान अलग अलग एक ही होने के कारण इसका जो है, इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क वर्ग का अलग उच्चारण स्थान है, ख वर्ग, च वर्ग का अलग उच्चारण स्थान है, ट वर्ग का अलग है, फिर त वर्ग का है, फिर प वर्ग का है। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने वर्ग बनाया और ये व्यंजन है और उच्चारण स्थान में यहाँ लिख रही हूँ। देखिए, तो क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंगा, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। ठीक है। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, या, इसका उच्चारण स्थान है तालु। ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, इसका उच्चारण है मूर्धा। त का है त, थ, द, ध, न, इसका है दंत। अब प का है प, फ, ब, भ, म, इसका है ओष्ठ। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए
कि यहाँ पर मैंने प्रत्येक वर्ण के नीचे हलंत लगाया है। ये जो ऐसे लिखते हैं ना क, इसके नीचे ये क्या है, ये हलंत है। इस हलंत का अर्थ क्या है कि इसमें अभी अ की मात्रा मिली हुई नहीं है। जैसे ही इसमें अ की मात्रा मिलेगी तो ये कौन सा अ बन जाएगा, ये वाला क, यानी ये हलंत समाप्त हो जाएगा। यानी क जब हलंत के साथ लिखते हैं तो ये अपूर्ण है, जब इसके साथ अ मिलता है तो ये एक पूर्ण व्यंजन बन जाता है। तो कहीं भी अगर आपको हलंत देकर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है आपका अपूर्ण है। इसकी संख्या कुल कितनी है, 25। अब आगे बढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। यानी जीभ जो है उच्चारण करती है, जीभ के किसी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती है, तो वे अंतस्थ कहलाती है। इसे अर्धस्वर भी कहते हैं, जैसे य और व। इसके अंतर्गत कुल संख्या कितनी है, य, र, ल, व, ये 4 संख्या है इसमें। अगला है उष्म व्यंजन, यानी जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई निकलती है। यानी इसके उच्चारण में क्या होता है, इसके उच्चारण में हवा जो होती है ना मुंह के किसी भाग को घसती हुई रगड़ती हुई आगे निकलती है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन करते हैं, क्योंकि इससे गर्म हवा निकलेगी। इसके अंतर्गत भी 4 है संख्या। इसकी कुल संख्या कितनी है, 4। और कौन कौन से व्यंजन है, देखिए, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो इस प्रकार हमारे कितने व्यंजन हो गए, पहले 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन, यानी कुल व्यंजन की संख्या हो गई कितनी, 33। अब देखिए, इसके अतिरिक्त हिंदी में संयुक्त व्यंजन भी हम लोग देखते हैं। तो जो दो व्यंजन के मिलने से, ये क्या है, 2, यानी 2 व्यंजन या 2 से अधिक व्यंजन के मिलने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन चूंकि कहीं कहीं 3 है, कहीं कहीं 4 है, तो आप 4 जानिए। पहला क्या है, अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र। ये बना है कैसे, ये भी देख लीजिए। क और मूर्धन्य स के मिलने से अक्ष, त और र के मिलने से त्र, ज और इया के मिलने से ज्ञा, स और र के मिलने से स्र। जैसे कुछ शब्द बनते, अक्षर क्षमा, त्र से पत्र चित्र, ज्ञा से ज्ञानी विज्ञान, स्र से श्राप और परिश्रम। यानी संयुक्त व्यंजन भी हमारे हिंदी में कितने हैं, 4। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। मूर्धा तालु के ठीक ऊपर का हिस्सा ही कहलाता है, तालु के ठीक पीछे का हिस्सा। तो इसमें क्या होता है, जीभ पहले मूर्धा को स्पर्श करता है, फिर झटके के साथ नीचे आ जाता है। तो इसकी संख्या भी कितनी है, 2 है। ये कौन कौन से हैं, देखिए, ड के नीचे बिंदु ड़, ढ के नीचे बिंदु ढ। जैसे इसके शब्द बनता है सड़क, इससे बनने वाला शब्द क्या है, सड़क, और ड़ से बनने वाला शब्द क्या है, पढ़ा। देखिए यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, सड़क, और इससे बनने वाला शब्द है पढ़ा। तो इसका प्रयोग जो है शब्द के आरंभ में कभी नहीं होता है, इसका प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य या अंत में ही होता है। तो इस प्रकार हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अगर हम वर्णों की बात करें तो हमारे पास कितने वर्ण हो गए, आप देखिए, 13 क्या है, स्वर है, 33 व्यंजन है, 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और 2 क्या है, द्विगुण यानी उत्क्षिप्त वाले व्यंजन हैं। इस प्रकार हिंदी में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वर्ण विचार का विषय आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को टाइप करके लिख कर भेजें, मैं आपका समाधान अवश्य करूँगी। तो अगले वीडियो में
स्वर और स्वर की मात्रा के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।